मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 405 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर। जब दो ऑब्जेक्ट्स या उनकी इमेज बहुत ज़्यादा पास में हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी आँखों को वो अलग अलग सेपरेट नहीं दिखते, वो हमें एक ही दिखते हैं। दो बहुत पास पास के ऑब्जेक्ट्स हो, इतने पास है कि हमारी आँख उन्हें अलग सेपरेट नहीं कर पाती। सो व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स और देयर इमेजेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे अपीयर एज वन एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द आई टू सेपरेट देम। हमारी आँख उन्हें सेपरेटली नहीं देख पाती। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज of two objects very close to each other is called its resolving power. अब बहुत क्लोज दो ऑब्जेक्ट्स रखे हों, उन क्लोज ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज, मतलब आपको दोनों अलग अलग दिखे वैसी इमेज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। किसकी एबिलिटी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो दो काफ़ी क्लोज रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की सेपरेट, डिस्टिंक्टली सेपरेट, आप देख सको कि अलग अलग है, सेपरेट इमेज प्रोड्यूस कर सके, उस एबिलिटी को हम उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर is normally defined as reciprocal of the smallest angle subtended at the objective of optical instrument by 2-point objects which can just be distinguished as separate. Resolving power क्या होता है? Resolving power is defined as the reciprocal of limit of resolution. Limit of resolution क्या है? It's the smallest angle subtended at the objective of optical instrument by 2-point objects which can be just distinguished as separate. अब ये जो आपकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप आगे दूसरी टॉपिक्स कराऊंगी तब बेटर समझ आएगा। आर्टिकल 19.2 रेलेस क्राइटेरिया। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट passes through the objective of telescope, the lens acts like a circular aperture and produces a diffraction pattern instead of an image point. अब आप किसी टेलीस्कोप के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है? तो टेलीस्कोप के अंदर लेंस होते हैं। तो अब लेंस जो है लेंस प्रोड्यूसेस डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेंस एक्ट्स लाइक इन सब सर्कुलर अपर्चर और उनके कारण उस लेंस के कारण उस ऑब्जेक्ट की पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ ब्राइट डिस्क सराउंडेड बाय ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको पता है कैसी होती है। इट्स अ ब्राइट रिंग एंड सराउंडेड बाय ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट, इस तरह से रिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी। ये देखो, इट्स नोन एज एरीज डिस्क, उसको एरीज डिस्क कहते हैं। If there are two objects or point objects lying close to each other, then two diffraction patterns are produced which may overlap on each other and it may be difficult to distinguish them as separate. तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो तो क्या होगा? उन दोनों से बनती हुई डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ना, वो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न वो एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेगी। अब दोनों पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी पैटर्न किस ऑब्जेक्ट की है। सो आप इन इफेक्ट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग नहीं करवाओगे, आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। सो इट मे बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम एज सेपरेट। Rayleigh suggested that the two images of such points lying close to each other may be regarded as separate if
सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ अदर. रेले ने सजेस्ट किया कि ऐसे दो इमेजेस को सेपरेट हम तब कर पाएंगे जब किसी एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करता हो. ये एक ए ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है, ये किसी और ऑब्जेक्ट के मिनिमा पे लाई करना चाहिए. ये मिनिमा कुछ इस तरह से आपको आगे दिखेगा. तो दो अगर आपके पास इमेजेस हैं, उनमें से एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे पड़ा अगर, तो उन दोनों इमेजेस को हम अलग अलग देख पाएंगे. दिस इज कॉल्ड रेलेस क्राइटेरियन. इसे कहते हैं रेलेस क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन एंड इज ऑल्सो नोन एज रेलेस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. इसे रेलेस क्राइटेरिया या फिर रेलेस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं. Limit of resolution of eye. Now see figure 19.3. Mn is the eye length. ये हम लिमिट ऑफ अपनी ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने वाले हैं. नाउ Mn इज द आई लेंस, आई का लेंस है. A and B are two object points separated by distance h and A dash and B dash are corresponding image points at distance h dash from the retina. अब हमारी आँख जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है. और हमारी आँख के अंदर जो इमेज बन रही है उसके इमेज पॉइंट्स है ए डैश और बी डैश. ऑब्जेक्ट पॉइंट्स जो हमारे हैं वो डिस्टेंस h से सेपरेटेड है और इमेज पॉइंट्स जो है वो डिस्टेंस h डैश से सेपरेटेड है. Mu is the refractive index of object medium and mu dash is the refractive index of the image medium. मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इमेज जो हमारा जिस मीडियम में बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश. और इमेज कहाँ बन रही है? आई के अंदर बन रही है. ठीक है. If the object is placed in air and the image medium is vitreous humor whose refractive index is 1.33. अब अज्यूम करो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 और आई के अंदर विट्रियस ह्यूमर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. Now if the object is situated at the least distance of distinct vision, that is 250 millimeter for a normal eye, if the diameter of eyeball is about 2.5 centimeter, then your image distance is 25 millimeter approximately. Taking the pupillary diameter of eye as 2 millimeter, that is radius is equal to 1 centimeter. हम हमारे आई के प्यूपिल का डायमीटर 2 मिलीमीटर लेते हैं, विच मीन्स उसका रेडियस 1 मिलीमीटर हुआ. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आई से 25 सेंटीमीटर मतलब 250 मिलीमीटर दूर रखा है हमने. और लेंस से इमेज कहाँ बन रही है? इमेज 2.5 सेंटीमीटर पीछे बन रही है, मतलब 25 मिलीमीटर इस तरफ बन रही है. तो वी है हमारा 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर. फॉर ट्राइंगल AMO फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा. अब ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो. अब आपको मैथमेटिकली पता है दैट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा tan theta is approximately equal to theta and it is approximately equal to sin theta. This happens for very small value of theta. ये approximation हम सिर्फ small value of theta के लिए ले सकते हैं. So for very small angles of theta, sin theta is equal to tan theta is equal to, अब अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? R by U
सो आर बाई यू, हमने आर कितना लिया, आर लिया 1 मिलीमीटर और यू कितना है 250 मिलीमीटर। सो हमारा साइन थीटा आया 0.004। नाउ वी डिफाइन न्यूमेरिकल अपर्चर एट म्यू साइन थीटा। न्यूमेरिकल अपर्चर इज नोन एज म्यू साइन थीटा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट इज 1, एंड साइन थीटा हमने भी कैलकुलेट किया। सो म्यू साइन न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.0004। Applying Rayleigh's criteria, the minimum distance between two just resolvable objects is, अब रेले क्राइटेरिया अप्लाई करने पे जस्ट रिजॉल्व हो पाए दो ऑब्जेक्ट्स, जस्ट रिजॉल्व हो पाए दो ऑब्जेक्ट्स, तो उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसकी फॉर्मूला रेले क्राइटेरिया लगाने से कुछ ऐसी मिलेगी। ये फॉर्मूला हम आगे डिराइव करेंगे। h is equal to 0.61 lambda 0 divided by mu sin theta। इन सब की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, 0.61 लैम्डा 0 म्यू और साइन थीटा की, तो आपकी h की वैल्यू आ गई 1/10 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इट मीन्स दैट इफ दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट the least distance of distinct vision from the eye 25 centimeter, the minimum separation between two point objects should be order of 0.1 millimeter। ये 0.1 मिलीमीटर है, which means कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके आइज के सामने 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट को, ऑब्जेक्ट या की हाइट को, या फिर आप जैसे कहोगे कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 मिलीमीटर, तभी आपकी आँख उसे क्लियरली रिजॉल्व कर पाएगी, उन्हें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह देख पाएगी। सिंस द डिस्टेंस h बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इमेजेस इज गिवन बाय, अब सेंटर ऑफ इमेजेस हमने h की बात कर ली, इसी तरह h डैश की बात करते हैं। तो h डैश ये सेम फॉर्मूला, बस इस बार म्यू की जगह म्यू डैश साइन थीटा डैश। म्यू डैश क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विट्रियस ह्यूमर मीडियम। एंड साइन थीटा डैश इज टेकन एज 1/25, दैट इज 0.04। मैंने ये साइन थीटा डैश क्यों लिया, आप ये एंगल कंसीडर करो, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, ए डैश एम ओ। अब इस ट्राइंगल में थीटा डैश है ये एंगल, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा डैश साइन थीटा डैश is nearly equal to tan theta dash, that is equal to tan theta dash क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, r डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ये है v। r क्या है 1 मिलीमीटर और v क्या है 25 मिलीमीटर, दैट इज 1/25। सो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ पे साइन थीटा डैश की जगह 1/25 दैट इज 0.04 ले लिया। तो अब यहाँ पे साइन थीटा डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो आपका एच डैश आएगा 1/100 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ऑल्सो अल्फ़ा की वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा एंगल्स बहुत छोटे हैं, जब कोई एंगल अल्फ़ा बहुत छोटा है तो अल्फ़ा विल बी नियरली इक्वल टू साइन अल्फ़ा। और साइन अल्फ़ा कैसा होगा, देखो साइन अल्फ़ा की आपको ये वैल्यू दी है विच इज़ 1 मिनट ऑफ एन आर्क अप्रॉक्सीमेटली। सो द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व इफ द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट द इज 1 मिनट ऑफ द आर्क। तो दो ऑब्जेक्ट्स को हम जस्ट रिजॉल्व तब कह पाएंगे, जस्ट रिजॉल्व मतलब हमारी आँख उन्हें डिस्टिंक्टली सेपरेटली देख पा रही है। ऐसे दो पॉइंट्स
तब रिजॉल्व हो पाएंगे। रिजॉल्विंग मतलब क्या, रिजोल्यूशन मतलब कि हमारी आँख, जब मैं कहती हूँ द 2 पॉइंट्स आर रिजॉल्व्ड, इसका मतलब ये कि हमारी आँखें उन दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंक्टली सेपरेटली देख पा रही हैं, अलग अलग करके देख पा रही हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व नहीं है, इसका मतलब कि हमारी आँखों ने 2 ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख नहीं पा रही हैं, हमारी आँखों को वो एक ही दिख रहा है, मतलब उनकी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ओवरलैप कर रही है, तो वो हमारी आइज़ उन्हें सेपरेटली देख नहीं पा रही। सो हमारी आइज़ के लिए 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व तब होंगे जब उन दोनों वो दोनों हमारी आई पे 1 मिनट ऑफ एन आर्क जितना एंगल सबटेंड करेंगे। हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई देखा, अब हम देखेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेट अस कंसिडर that A and B are 2 object points and A dash and B dash are 2 image points. Distance between the object points is h and the distance between the image point is h dash. Distance of object points from lens is u and distance of image point is v. Mu and mu dash are refractive index of object and image media. तो आप एक लेंस कंसिडर करो L, उसके आगे 2 ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हैं A and B जो जिनके बीच h डिस्टेंस है। हम और ये जो इमेज, दोनों इमेज है ना, इमेज पॉइंट्स, वो हमारे लेंस से u डिस्टेंस जितने दूर है, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट्स हैं a डैश और b डैश, वो लेंस से v जितने दूर हैं, और a डैश और b डैश के बीच कितना सेपरेशन है, h डैश। म्यू हमारा ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू डैश इमेज जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R is the radius of aperture in front of the lens. Let lambda and lambda dash be the wavelengths of light in object and image media and lambda 0 be the wavelength in vacuum. तो अब lambda और lambda 0 भी क्या है, lambda is the wavelength in object medium, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसकी वेवलेंथ, lambda dash क्या है, इमेज जिस मीडियम में है उसकी वेवलेंथ, और lambda 0 को हम वेवलेंथ इन वैक्यूम कहेंगे, वैक्यूम में कितनी वेवलेंथ है वो है lambda 0। अब आपको पता है that refractive index in a medium can be defined as wavelength in vacuum divided by wavelength in that medium। तो हम mu इज इक्वल टू लैम्डा 0 बाय लैम्डा इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब लैम्डा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 बाय म्यू। ये तो हुई हमारे इमेज मीडियम की बात, सॉरी ऑब्जेक्ट मीडियम की बात, ये हुई हमारे ऑब्जेक्ट मीडियम की बात। उसी तरह से इमेज मीडियम में क्या होता है, ये इमेज मीडियम में क्या होगा, म्यू डैश है इसलिए लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 0 बाय म्यू डैश। तो ये आपका वेवलेंथ मेजर हो गया इमेज ऑब्जेक्ट मीडियम में और इमेज मीडियम में। Now according to Rayleigh's criteria, two images are just resolved when the distance between the center of two disc h dash is equal to radius of either disc. If this condition is satisfied, then now according to Rayleigh criteria के हिसाब से आपके दो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व कब होंगे पता है, जब आपका साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब यह आपने 12th स्टैंडर्ड में किया है, रिजॉल्विंग पावर ये आपने स्कूल में किया है, और ये आपने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी देखा हुआ, इट्स नॉट न्यू। अब अल्फा की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो
अब डी क्या है? डायमीटर. डायमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डी की जगह 2r लिख दिया. तो साइन अल्फा क्या आया? 0.61 लैम्डा 0 बाय म्यू आर. उसी तरह से ये तो हमारे ऑब्जेक्ट मीडियम की बात हुई. इमेज मीडियम में क्या होगा? साइन अल्फा डैश इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा 0 बाय म्यू डैश आर. ये सेम फॉर्मूला, बस और इमेज मीडियम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आप म्यू आर को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा? म्यू आर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा 0. बट इन फिगर 19.4 व्हेन एंगल्स अल्फा एंड थीटा आर स्मॉल. अब जब मैंने आपको बताया कि जब आपके एंगल्स काफ़ी स्मॉल हो तब साइन अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेन अल्फा, ऐसा होता है. तो अल्फा और थीटा दोनों स्मॉल है तो हम क्या बोल सकते हैं? साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. नाउ टेन अल्फा क्या होगा? यहाँ पे अल्फा को देखो, इस ये ट्रायंगल कंसिडर करो. टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. ये क्या है? u, और ये क्या है? h. तो h बाय u इज इक्वल टू टेन थीटा. सो साइन, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है. देखो ये अल्फा है तो टेन अल्फा क्या होगा? h बाय यू. सो टेन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू h बाय यू. नाउ अब थीटा की बात करो. देखा इस ट्रायंगल में ये थीटा है. इस ट्रायंगल को अगर आप कंसिडर करो तो साइन टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है? आर, और बेस क्या है? यू. सो टेन थीटा विल बी आर बाय यू. और यू को इस तरफ ले जाओ तो आर इज इक्वल टू यू साइन थीटा. अब आर की ये वैल्यू इसमें डाल दो तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी. फिर h को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो h विल बी 0.61 लैम्डा 0 बाय म्यू साइन थीटा. सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट h डैश इज इक्वल टू, ये हमने ऑब्जेक्ट मीडियम के लिए किया, उसी तरह से पूरा अगर हम डेरिवेशन करें तो हम इमेज मीडियम के लिए भी h डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम आएगा, बस म्यू की जगह म्यू डैश और साइन थीटा की जगह साइन थीटा डैश. Thus, according to the Rayleigh's criteria of resolution, the linear distance between two just resolved point objects is given by h is equal to 0.61 lambda 0 by mu sin theta, and distance between the corresponding image points is given by h dash is equal to 0.61 lambda 0 by mu sin theta dash. तो रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट्स जो जस्ट रिजॉल्वेबल है, जस्ट हमारी आँखों ने अलग देख ही पा रही है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इतना. और इमेज पॉइंट्स के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए? इतना. तो देखो यही h की वैल्यू, h और h डैश की वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है. देखो मैंने आपको बताया था ना, बाद में बताऊँगी ये कैसे हमने डिराइव किया. तो ये जो हमने आगे की टॉपिक्स में h और h डैश की वैल्यू यूज़ की है वो हमने यहाँ पे डिराइव कर दी. म्यू साइन थीटा इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इसको न्यूमेरिकल अपर्चर NA भी कहते हैं. Resolving power of optical instruments. The ability of an optical instrument expressed in numerical measure to resolve two nearby objects, nearby points is termed as resolving power.
The telescope gives geometrical resolution between two faraway objects subtending an angle. Thus, we define resolving limit of telescope as theta m, where theta m is equal to smallest angle resolved. तो अब हम अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करेंगे. रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली होता क्या है कि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, कोई भी हो इंस्ट्रूमेंट, वो कितनी अच्छी तरह से आपके दो बहुत क्लोज, दो नियर बाय पॉइंट्स के इमेज को रिजॉल्व या डिस्टिंक्ट सेपरेट कर पाता है, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. ना अब हम टेलीस्कोप का यूज़ कैसे करते हैं. टेलीस्कोप का यूज़ हम बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं. तो और टेलीस्कोप का यूज़ होता कैसे कि बहुत दूर से आती हुई रेस जो है वो एक कुछ एंगल बनाती है आपके टेलीस्कोप के लेंस के साथ, और फिर हम उस लेंस से देख पाते हैं अपने आईपीस से. सो इस केस में हमें एक मिनिमम एंगल डिफाइन करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट एंगल विच इज़ जस्ट रिजॉल्व. तो दो जो रेज आ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स से जो रेज आ रही हैं, वो कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल सबटेंड करेंगे लेंस पे कि वो दो रेज डिस्टिंक्टली हमें दिख पाए. दो ऑब्जेक्ट्स से निकलती हुई रेज डिस्टिंक्टली हमें दिख पाए. ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल है. माइक्रोस्कोप रिजॉल्व्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स. माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, बहुत क्लोज, बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, लीनियर डिस्टेंस. तो इस केस में हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं. द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रिजॉल्व, मतलब दो इतने पास ऑब्जेक्ट्स हैं कि जस्ट आपका माइक्रोस्कोप उसे जस्ट सेपरेट कर पाए. उस मिनिमम डिस्टेंस से पास अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आया, कोई दो ऑब्जेक्ट्स आए, इस मिनिमम डिस्टेंस से भी पास अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स आए, तो आपका माइक्रोस्कोप उन्हें, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं बता पाएगा. In case of prism or grating spectrograph, the term resolving power is referred to ability of prism or grating to resolve two nearby spectral lines so that two lines can be viewed separately. तो अब स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ या प्रिज्म से हम क्या करते हैं, हमें अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती हैं, अलग अलग कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती है. अब इस केस में रिजॉल्विंग पावर ये है कि दो बहुत पास की स्पेक्ट्रल लाइंस को हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ कितने अच्छे से रिजॉल्व कर पाता है. तो स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा एम, वेयर delta lambda m is the smallest difference of wavelength which can be resolved by the instrument at wavelength lambda. तो ये आपका स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर. क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले. अब रेले ने क्या कहा था कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को जस्ट रिजॉल्व तब कर पाओगे जब एक, अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स के कारण कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा. अब अगर एक ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंट्रल फर्स्ट मिनिमम पे हो, तो आप उन दोनों को जस्ट अलग अलग देख पाओगे.
objects will be just resolved. According to him, two nearby objects are said to be resolved if position of central maximum of one coincides with first minimum of the other. मतलब एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम पे होना चाहिए. ये आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो. इस फिगर में देखो, एक का सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बी के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मिनिमा पे है, विच मीन्स फर्स्ट मिनिमम से तो काफ़ी आगे. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको टू स्पेक्ट्रल लाइन्स विल अपीयर टू बी वेल रिजॉल्व्ड. इस केस में अवर स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी वेल रिजॉल्व्ड, मतलब हमें अच्छे से दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड विल कॉल इट वेल रिजॉल्व, मतलब अच्छे से दिख पाएंगे. नाउ इस इमेज में देखो कि ए और बी दोनों के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रही है, तो ए का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो बी के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर नहीं है, उससे भी अंदर है. मतलब देखो, ए का सेंट्रल मैक्सिमम बी के फर्स्ट मिनिमम से भी पहले आ जा रहा है. देखो यहाँ पे बी का सेंट्रल मैक्सिमम उसके बाद आ रहा है. इस केस में क्या होगा कि जब आप स्पेक्ट्रोग्राफ को टर्न करोगे और इन ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो when the spectrograph is turned from A to B, the intensity increases, becomes maximum at C and then decreases. तो इन दोनों के ओवरलैपिंग के कारण है ना, दूसरी ही एक इंटेंसिटी की वेव बन जाएगी. तो जब आप स्पेक्ट्रोग्राफ से देखोगे ना, तब आप इस ए से बी की तरफ लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि कहीं पे इंक्रीज़ हो रही है इंटेंसिटी और फिर डिक्रीज़ हो जा रही है. मतलब ए और बी आपको दिखेंगे नहीं, आपको क्या दिखेगा, ये पैटर्न सी वाला. तो इस केस में हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व, मतलब हमारी आइज़ या आप कह सकते हो कि हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो ए और बी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहा. उसके लिए तो उसको तो सिर्फ ये एक सी ही ये ही दिख रहा है. ये अब जस्ट रिजॉल्व, जो लॉर्ड रेले ने बोला था कि जस्ट रिजॉल्व, ये कंडीशन कौन सी है कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे हो. अब ए का सेंट्रल मैक्सिमा देखो वो जस्ट 6 इसके मिनिमा पे है, देखो बी के मिनिमा पे. अब बी का सेंट्रल मैक्सिमम देखो वो भी जस्ट ए के मिनिमा पे है, मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे होना चाहिए. एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे होना चाहिए. इस केस में क्या होगा, इस केस में द रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व शोज अ डिप एट सी इन द मिडल ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी. तो अब आप जब देखोगे ना, and if the spectrograph is turned from position corresponding to central image of A to the corresponding central image of B, there is a noticeable decrease in intensity between the two central maxima. The spectral lines can be distinguished from one another. तो अब अगर आप स्पेक्ट्रोग्राफ को फ्रॉम ए टू बी ले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि ए की इंटेंस लाइन दिख रही है, देन ये डिप जो है, डिप मतलब, और उसके बाद इंटेंसिटी कम हो रही है, और इंटेंसिटी कम होने के बाद बी का वापस पीक आ रहा है. मतलब दो आपको लाइन्स, एक ए और एक बी, दोनों आप सेपरेटली देख पाओगे, सेपरेटली और डिस्टिंग्विशली देख पाओगे. एंड दे आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड. ए और बी
स्पेक्ट्रल लाइंस जस्ट रिजॉल्व हुई. The two images are said to be just resolved if the radius of central disk of either pattern is equal to the distance between center of the two patterns. अब हम just resolved कब कहेंगे? रेले के क्राइटेरिया के हिसाब से. एक नंबर 1 कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे पड़ना चाहिए. और दूसरा कब? कि रेडियस ऑफ सेंट्रल डिस्क of either pattern is equal to distance between centers of two patterns. मतलब दो पैटर्न के बीच का सेंटर is equal to the radius of central disk of either pattern. उन दोनों में से कोई भी एक पैटर्न का रेडियस should be equal to distance between patterns of between the center of two patterns. दोनों पैटर्न्स के बीच के सेंटर जितना होना चाहिए. उन दोनों में से दोनों डिस्क्स में से किसी भी एक का रेडियस. Let us calculate resolving power of a telescope. Let A be the diameter of objective of telescope. Consider the rays of light from two neighboring points of a distant object. The image of each point is of a diffraction pattern. तो कंसिडर करो कि आपका एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव है एक, और दूर से अगर उस पर रेज आ रही हैं तो उसके कारण आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन मिलेगा. फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. लेट P1 and P2 be the positions of the central maxima of the two images. अब दो इमेजेस हैं, एक P1 और एक P2. अब ये दोनों जस्ट रिजॉल्व कब होंगी? जब अब ये देखो, ये P1 का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है और ये जो डैश्ड लाइन है वो P2 का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है. अब दोनों बन रहा है, मतलब अब ये दोनों P1 और P2 इमेजेस जस्ट रिजॉल्व कब होंगी? जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे पड़ेगा. ये आपका रेले क्राइटेरिया है. नाउ लेट अस सी द पाथ डिफरेंस. हम पाथ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है. द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन BP2 एंड AP2 इज इक्वल टू BC. अब देखो, AP2 और BP2 इन दोनों रेज के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? देखो यहाँ से ऐसे इतना पाथ डिफरेंस है. आपको क्या करना है? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो BP2 पे, और अब ये डिस्टेंस ले लो. ये आपका पाथ डिफरेंस है. अपने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना फर्स्ट ईयर में और सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में सीखा है. तो आपका पाथ डिफरेंस है BC. So your path difference is BC. Now from triangle ABC, BC is equal to AB sin theta. अब ट्राइंगल ABC देखो, ट्राइंगल ABC में साइन डी थीटा कितना होता है? साइन डी थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB. साइन डी थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB. It is perpendicular by hypotenuse. So BC is equal to AB sin theta, sin d theta. और मैंने बोला कि अगर बताया कि अगर एंगल का काफ़ी कम हो तो थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, विच मीन्स कि साइन डी थीटा विल बी नियरली इक्वल टू डी थीटा. तो यहाँ साइन डी थीटा की जगह डी थीटा रखा. और ए बी कितना है? ए बी हमने बताया ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए. सो पाथ डिफरेंस बी सी इज इक्वल टू ए डी थीटा. If this path difference a d theta is equal to lambda, the position of P2 corresponds to
फर्स्ट मिनिमा ऑफ द इमेज। अब आपको पता है दैट पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा होता है तब आपकी मिनिमम आती है, ठीक है। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए मैं n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज योर फर्स्ट मिनिमम। सो इफ a d theta is equal to lambda, path difference is equal to a d theta. If that is equal to lambda, then we say the position of P2 corresponds to first minima of the image, मतलब n. But P2 is also the position of central maxima of the second image. तो अब ये किसको correspond करता है? फर्स्ट इमेज के फर्स्ट मिनिमम को, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम को, और P2 खुद क्या है, वो सेकेंड इमेज का मैक्सिमा भी है। तो अब हम क्या की, तो हमारी कंडीशन क्या होगी रेले की, दस द रेलेस कंडीशन ऑफ रेजोल्यूशन इज सेटिस्फाइड, मतलब एक का जो फर्स्ट मिनिमम है वो दूसरे के सेकेंड मैक्सिमम पे है, दैट इज द रेलेस क्राइटेरिया। सो ए डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का आप इन्वर्स करोगे तो आपका रिजॉल्विंग पावर आएगा। ये याद रखना, रिजॉल्विंग पावर इज द इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ दिस इक्वेशन लैम्डा बाई ए होल्ड्स गुड फॉर रेक्टेंगुलर अपर्चर। अगर आपका अपर्चर रेक्टेंगल शेप में होता है ना, तो ये रेक्टेंगल शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये इक्वेशन सही थी। लेकिन फॉर सर्कुलर अपर्चर्स के केस में हमारे मोस्टली लैब्स में सर्कुलर अपर्चर्स ही होते हैं। टेलीस्कोप में आपने देखा होगा सर्कुलर अपर्चर होता है लेंस का। तो फॉर सर्कुलर अपर्चर्स हम इसको 1.22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका डी थीटा होगा 1.22 लैम्डा बाई ए। रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा मेजर्स द रिजॉल्विंग पावर। डी थीटा क्या है, डी थीटा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये डी थीटा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इन्वर्स क्या होता है, इट इज़ रिजॉल्विंग पावर। ये आपने स्कूल में स्टडी किया है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। सो रिजॉल्विंग पावर इज द इनवर्स ऑफ limit of resolution. So resolving power of telescope is 1 by d theta is equal to a divided by 1.22 lambda. Relation between magnifying power and resolving power of telescope. Now magnifying power of telescope is given by m, that is equal to capital D by D, where capital D is the diameter of objective and small d is the diameter of exit pupil. कैपिटल डी इज़ द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव जहाँ से लाइट रे एंटर करती है, एंड स्मॉल डी इज़ द डायमीटर ऑफ एग्जिट प्यूपिल जहाँ से टेलीस्कोप से लाइट एग्जिट करती है। द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज सेट टू बी नॉर्मल इफ स्मॉल डी द डायमीटर ऑफ एग्जिट प्यूपिल इज इक्वल टू डी ई द डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई। तो अब हम टेलीस्कोप के एग्जिट प्यूपिल में हम आँख रख के कोई वेव को देखते हैं। सो डायमीटर का टेलीस्कोप का जो एग्जिट प्यूपिल है उसका डायमीटर हमारे आई के प्यूपिल के बराबर होगा, तब हम उसे नॉर्मल मैग्निफिकेशन कहेंगे। सो योर नॉर्मल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई डी ई। इस D की जगह D रख दिया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। ये हमने देखा टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई इज गिवन बाय टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऐसा है, तो आई का कैसा होगा, सेम वही, लेकिन उसे नाम दिया मैंने डी थीटा डैश, और ये कैपिटल डी क्या था, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम आई की बात करते हैं तो इस डी की जगह क्या रखना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ द आई का प्यूपिल, तो डी थीटा और डी थीटा डैश की वैल्यू हमें मिली।
अब डी थीटा डैश और डी थीटा इन दोनों को डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ऐसी, डी बाई डी ई. डी बाई डी ई क्या है, कैपिटल एम. सो यू कैन से दैट m d theta is equal to d theta dash. So product of normal magnifying power of telescope and its limit of resolution is equal to limit of resolution of unaided eye. मतलब किसी भी टेलीस्कोप का नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर और उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का प्रोडक्ट करो ना तो हमारी आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आता है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, दो बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. मिनिमम डिस्टेंस बाय विच 2 पॉइंट्स इन द ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इमेजेस as produced by microscope are just seen as separate is called limit of resolution. मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ताकि माइक्रोस्कोप उसे उसकी दो अलग अलग इमेज बना पाए. दो ऑब्जेक्ट्स इतने के बीच इतना मिनिमम डिस्टेंस कि माइक्रोस्कोप में उसकी दो सेपरेट इमेज बन पाए. उस मिनिमम डिस्टेंस को आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं. अब now in figure 19.9 m is aperture of objective of microscope and a b are two object points at distance d apart. A dash and b dash correspond to diffraction pattern due to ab. The two images are said to be just resolved if the position of central maximum of b dash corresponds to first minimum of a dash. अब क्या इस केस में आप क्या करो कि ए और बी आपके दो बहुत क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो अब और इन ए और बी के कारण इमेज प्लेन में ए डैश और बी डैश करके ए और बी के इमेज पॉइंट्स बन रहे हैं, ए डैश और बी डैश. तो ए डैश और बी डैश जस्ट रिजॉल्व कब होंगे, जब ए का सेंट्रल मैक्सिमा बी के फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमा पे हो. ये लॉर्ड रेले का क्राइटेरिया है. द पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज फ्रॉम पॉइंट बी एंड रीचिंग ए डैश इज गिवन बाय बी एन प्लस एन ए डैश माइनस बी एम प्लस एम ए डैश. बी एन प्लस एन ए डैश प्लस बी एम प्लस, ओके. अब पॉइंट बी से निकलती हुई रेज अब पॉइंट ए तक जो पहुंचेगी, दो देखो बी से दो रेज निकल रही हैं, एक ये और एक ये. ठीक है, अब वो जब ये दोनों रेज रे 1 और रे 2 ये दोनों जब पॉइंट ए पे पहुंचेगी तब इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा. पाथ डिफरेंस मतलब इसका पाथ माइनस इसका पाथ. तो इसका पाथ क्या है, बी एम प्लस एम ए डैश और इसका पाथ है बी एन प्लस एन ए डैश. तो इसका पाथ मैं लेती हूँ बी एन प्लस एन ए डैश इसका पाथ और इसका पाथ है बी एम प्लस एम ए डैश. अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों रेस का पाथ डिफरेंस क्या होगा, बी एन प्लस एन ए डैश माइनस बी एम प्लस एम ए डैश. देखो बी एन प्लस एन ए डैश माइनस बी एम प्लस एम ए डैश. बट एन ए डैश इज इक्वल टू एम ए डैश. इस फिगर में देखो तो आपको पता चलेगा कि एन ए डैश और एम ए डैश इक्वल है. देखो तो ये एन ए डैश और ये एम ए डैश एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो पार्ट डिफरेंस कितना बचा, बी एन माइनस बी एम. पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू बी एन माइनस बी एम. इन फिगर 19.10 AD is perpendicular to DM and AC is perpendicular to BN. अब इस फिगर में देखो तो AD
is perpendicular to DM and AC is perpendicular to BM. AC, see, this AC is perpendicular to your BN. Therefore, BN minus BM is equal to BC plus CN. देखो BN कहाँ है, ये BN is equal to BC plus CN and BM is equal to, what is BM? BM is equal to DM minus DB. So BM is equal to DM minus DB, but CN is equal to AN is equal to AM is equal to DM. पर आप अगर सिमेट्री देखो तो CN is equal to AN is equal to AM is equal to DM, ये सब इक्वल है. सो CN और DM ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. सो पार्ट डिफरेंस कितना बचा, BC माइनस DB, BC प्लस DB, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. सो BC प्लस DB, your path difference is BC plus DB. Now from triangle ACB and ADB, अब ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल में देखो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब BC बाय AB. और ट्राइंगल ADB में देखो, ट्राइंगल AD में साइन अल्फा क्या होगा, DB बाय AB. सो साइन अल्फा इज DB बाय AB. सो BC इज इक्वल टू AB साइन अल्फा एंड DB इज इक्वल टू AB साइन अल्फा. सो BC इज इक्वल टू AB साइन अल्फा और DB इज इक्वल टू AB साइन अल्फा. ये दोनों इक्वेशन लिख दी. अब AB कितना है, AB इज नथिंग बट D. AB is nothing but D. सो AB की जगह D सब्सटीट्यूट किया तो BC और DB की वैल्यू मिल गई. अब BC और DB की ये वैल्यू आप पाथ डिफरेंस में लगा दो तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू BC और DB की ये वैल्यू, ये D साइन अल्फा प्लस D साइन अल्फा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2D साइन अल्फा. Now if this path 2D sin alpha is equal to 1.22 lambda, then the A dash corresponds to first minimum of the image B dash and the two images just appear to be resolved. अगर आपका path difference अगर 1.22 lambda है ना, तो this will correspond to the first minimum of इमेज B डैश और लॉर्ड रेले का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा एंड योर इमेज विल अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व, मतलब पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा. ठीक है, इसमें अब आप D को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ तो D आएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा. नाउ above equation is derived based on the assumption that object points A and B are self-luminous. ये थियरी डिराइव करते वक्त हमने अज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट A और B सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब ऑब्जेक्ट A और B खुद ही लाइट एमिट कर रहे हैं. बट एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स व्यूज इन माइक्रोस्कोप आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस but are illuminated with light from a condenser. It is found that resolving power depends upon the mode of illumination. लेकिन माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो सेल्फ लुमिनस नहीं होते हर बार, मतलब कि वो खुद लाइट एमिट नहीं करते, उनके ऊपर एक्सटर्नली हमें लाइट डालनी पड़ती है. पॉइंट जो ऑब्जेक्ट्स है वो खुद लाइट एमिट नहीं करते, हमें एक्सटर्नली उनके ऊपर लाइट डालनी पड़ती है.
तो उस केस में लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रिजॉल्वेबल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज गिवन बाय, उस केस में लीस्ट डिस्टेंस डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा 0 बाय 2 म्यू साइन अल्फा। लैम्डा 0 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। वेज ऑफ इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन इंक्रीज करने के कुछ तरीके। नाउ रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की हमने माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव की, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूला में देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आप वेवलेंथ घटाओगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन घटेगा। और रिजॉल्विंग पावर इज 1 बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये हमने पढ़ा है। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो अगर वेवलेंथ घटी तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन घटेगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन इज टू डिक्रीज द वेवलेंथ। और अगर आप अब ये म्यू साइन थीटा क्या है, इस फॉर्मूला में म्यू साइन थीटा इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। सो न्यूमेरिकल अपर्चर को अगर आप बढ़ाओगे, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज करोगे तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन घटेगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन घटा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, विच मीन्स आपको न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। सो देर आर 2 ways टू इंक्रीज रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट कि आप न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ा दो, सेकेंड कि आप वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ घटा दो। तो अब कम वेवलेंथ वाली लाइट, विजिबल से कम वेवलेंथ किसकी है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की। तो थस बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड क्वार्ट्ज लेंस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड फर्दर। सच अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अब नॉर्मल विजिबल वेवलेंथ की जगह पे आप अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ कर लो जिसकी वेवलेंथ कम है। ऐसे माइक्रोस्कोप को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन वर्सेस रेजोल्यूशन। अब कितना मैग्निफिकेशन लाभदायक है। आप मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, ठीक है। तो आप कब तक, कितने हद तक आप उस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हो, क्या कोई लिमिट है या नहीं है। फॉर एनी विजुअल इंस्ट्रूमेंट देर इज अ मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बिलो विच द आई विल बी अनेबल टू रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट्स इवन दो द इमेज formed by instrument itself may be clearly resolved. This minimum magnifying power is called a necessary magnifying power. तो अब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इमेजिन करो और वो उस इंस्ट्रूमेंट की आप के पास कोई मैग्नीफाइंग पावर है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चाहे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने उन दो ऑब्जेक्ट्स को, उस इमेज को अच्छे से मैग्नीफाई किया हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसे अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, लेकिन आपकी आईज, ह्यूमन आई उन्हें अलग अलग नहीं देख पा रही, क्योंकि ह्यूमन आई भी एक तरह से लेंस है। तो वो जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है उसका जो ये मैग्निफिकेशन पावर है वो तो वेस्ट रिया, हमने इतना मैग्नीफाई किया लेकिन आई ही उसे नहीं देख पा रही, तो उस मैग्निफिकेशन का कोई अर्थ नहीं बनता, इट्स वेस्ट। Such additional magnification greatly in excess of its necessary value is called empty magnification. इसे हम empty magnification कहेंगे, जो एक्स्ट्रा हमने एडिशनल मैग्निफिकेशन किया, एम्प्टी मैग्निफिकेशन, बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू, क्योंकि हमारी आई ही नहीं देख पाई उतना मैग्नीफाइड इमेज।
आपका होमवर्क है LQ1 5 6 and 7, SQ1, SQ2, SQ5, SQ10, ये है आपके होमवर्क।